हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज जिशान। आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 के लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस करना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अराइज ये होता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या चीज़। बेसिकली आप डेफिनेशन को देखो तो ये प्रोडक्ट है किस चीज़ का, मास का और डिस्टेंस का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमारे पास एक सर्कल है स्टूडेंट्स, ये सेंटर पॉइंट है उसका O, और सर्कल के सेंटर से हमारे पास ये जो मेन लाइन है ये हमारे पास उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हम एक रॉड लेते हैं जो कि फ्रिक्शनलेस रॉड है। इस फ्रिक्शनलेस रॉड के ऊपर हमने एक मैस को अटैच किया। उस ऑब्जेक्ट का जो मैस है स्टूडेंट्स वो हमारे पास m है। सेंटर से उस रॉड से मास तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास r है। अगर स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं, फोर्स इज इक्वल टू ma, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ये कौन सी मोशन परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा। तो अब हम इसी रिलेशन को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्रोडक्ट का जब वो मूव करता होता है किसके अंदर, सर्कल के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, आप इस रिलेशन को देखें, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब A किस चीज के इक्वल है? A इज इक्वल टू R अल्फा। रिलेशन बन जाएगा F इज इक्वल टू M R अल्फा। अब इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करो दोनों साइड्स पे, मल्टीप्लाई इट विद R ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया R से, तो RF इज इक्वल टू R M R अल्फा। स्टूडेंट्स, M R अल्फा, ये हमारे पास क्या बन गया, उसका एक रिलेशन बन गया। तो जब R को आप F से मल्टीप्लाई करते हो तो ये इक्वल हो जाती है टॉर्क के। देन जब ये R इससे मल्टीप्लाई होगा तो M R स्क्वायर साथ में अल्फा आ जाएगा। तो अब इस फैक्टर पर आप थोड़ा सा गौर करें कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या था हमारे पास, O से इस पॉइंट तक का R, तो ये इसका स्क्वायर ठहरा हुआ है और ये मास है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप शो करते हो I से, एंड I इज इक्वल टू M R स्क्वायर। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो टॉर्क किस चीज के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये हमारे पास रिलेशन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जब हमारे पास पॉइंट बॉडी था, छोटा बॉडी था। लेकिन अगर कोई रिजिड बॉडी का केस हो, केस एक्सपैंड करके हम बना लेते हैं एक रिजिड बॉडी का। बॉडी कैसा है? रिजिड बॉडी है और वो मूव कर रहा है, तो क्या हमारे पास उसका कुछ इस तरीके का स्टूडेंट शेप बनेगा। ये हमारे पास फिक्स्ड एक्सेस हो गया, तो इससे कुछ इस तरीके का ना हम एक रिजिड बॉडी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक रिजिड बॉडी। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटर हुआ, सेंटर से हमने ऐसे एक लाइन ड्रा की, इधर हमने एक ऐसे लाइन ड्रा की। मेरे भाई, हमारे पास ये एक मैस हो गया, ये हमारे पास एक दूसरा मैस हो गया, ये स्टूडेंट तीसरा मैस हो गया, ये चौथा, सेम इट इज ये पांचवा, और ये कौन सा हमारे पास हो जाएगा? छठा मैस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से डिस्टेंस को ड्रा करना है। सेम इस पॉइंट से ऐसे ये डिस्टेंस, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, सेम ऐसे डिस्टेंस, इससे ये डिस्टेंस और इससे ये डिस्टेंस। आप इसको नेम दे दो M1 का, इसको M2 का, सो ऑन, इसको आप नेम दे दो Mn का। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो R1, M2 था तो R2, Mn है तो डिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? Rn हो जाएगा। दोबारा देखिए, रिजिड बॉडी था, आपने इसको मैसेज में डिवाइड किया। M1 से एक्सिस ऑफ रोटेशन O तक का डिस्टेंस R1, M2 है तो R2, Mn है तो Rn। अगर इस बॉडी को मैं फोर्स लगा के मूव करवाऊं, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ
मूव किया, तो इसके अंदर जो टॉर्क पैदा होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट्स? टॉर्क का देखिए इस रिलेशन को माइंड में रखें, टॉ इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा। देखिए हमारे पास ये जो टॉर्क है हम 1 फाइंड कर रहे हैं, 1 है इस मैस के लिए, तो यहाँ पे मैस m1 है और r1 है, तो m1 r1 स्क्वायर। अब बॉडी जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? कांस्टेंट हो जाएगा। तो अल्फा ने सेम रहना है, तो इसलिए मैंने अल्फा लिखा, अल्फा 1 नहीं लिखा। अगर टॉर्क 2 फाइंड करें हम, तो रिलेशन किस तरीके का होगा स्टूडेंट्स? टॉर्क 2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर अल्फा, सो ऑन। अगर टॉर्क n फाइंड करना हो, mn rn स्क्वायर अल्फा। सारे टॉर्क्स को ऐड करते हैं, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस सो ऑन टॉर्क n। तो टॉ इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर अल्फा। ये सारे मैसेज को हमने, ये सारे फैक्टर्स को हमने ऐड करना है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन सारे एलिमेंट्स का सम है, इन सारे एलिमेंट्स का सम है। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और इसकी अपर लिमिट है n, तो mi स्क्वायर, mi स्क्वायर ये क्या चीज़ है हमारे पास स्टूडेंट्स? आई है। तो अगर मैं टॉर्क लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर। टोटल क्या हो जाता है हमारे पास? अल्फा। अब ये जो सारा सम है किस चीज़ के इक्वल है? आई के इक्वल है, तो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिजिड बॉडी का केस था जिसके केस में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। अगर मेरा आपसे सवाल है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब आप स्टडी कर रहे हो तो एक सिलेंड्रिकल डिस्क है, एक सिलेंड्रिकल रॉड है, इस तरह का समझे, एक रॉड है, तो जब उसको आपने एक हाइट से छोड़ा तो वो ऐसे मूव करते हुए आया, ऐसे मूव करते हुए वो आ रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? सेम इट इज़ एक डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एक हुप है रिंग टाइप, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो ये सारे क्वेश्चंस के साथ हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जब तक आप इस लेक्चर को नोट करें। एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट्स, अगर एक पार्टिकल में एंगुलर मोमेंटम हो तो उसे रेफरेंस एक्सिस के अलोंग अपनी एंगुलर पोजीशन को चेंज करना होता है। मैं बेसिकली एक फिगर बनाता हूँ, ये सेंटर और सेंटर से एंड तक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, उसका मैस है हमारे पास m, सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो है r, और उस पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो है ma, F इज इक्वल टू ma। तो पार्टिकल विल मूव अलोंग टेंजेंट, उसकी स्पीड क्या है? v है। पार्टिकल टेंजेंट के अलोंग मूव करता है तो उसकी स्पीड क्या है? v है। तो जब उसकी स्पीड v होगी तो टेंजेंट के अलोंग वो मूव कर रहा है, तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप हटा दें तो mv जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट लीनियर मोमेंटम। अगर ये mv लीनियर मोमेंटम है और ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, अगर ये पोजीशन को शो करे, पोजीशन ऑफ द मैस ऑन द सर्कल, सर्कल पर मैस की पोजीशन को, मतलब पोजीशन, ये वेक्टर इसको कंसीडर करो, ये बता रहा है कि पहले इस जगह पे है, फिर इस जगह पे, फिर इस जगह पे है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, सेंटर को एज अ ओरिजिन अगर आप डील करें तो हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर with respect to axis of rotation and linear momentum, and linear
मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को आप एल से शो करते हैं, इसका जो पोजीशन है वो आर है, इसका जो मोमेंटम है वो पी है, तो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। स्टूडेंट, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें साइन थीटा लेना होता है, देन एल पी इज इक्वल टू साइन थीटा। पी हमारे पास मोमेंटम है, तो आर पी की जगह पर एम वी साइन थीटा। तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। ठीक हो गया। अब v जो है वो लीनियर वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो v की जगह पे हमने प्लेस कर देना है r ओमेगा को। सो l इज इक्वल टू m, v की जगह पर r ओमेगा, आगे स्टूडेंट्स r ठहरा हुआ है और क्या लिखना है हमने, साइन थीटा लिखना है। तो रिलेशन बन जाएगा l इज इक्वल टू m, r से मल्टीप्लाई होगा r स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा। अब आप देखिए मोमेंटम अलोंग द टेंजेंट होगा और इस एक्सिस के दरमियान जो हमारे पास स्टूडेंट्स एंगल बनेंगे वो कौन से होंगे, 90 डिग्री। एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है एम आर स्क्वायर ओमेगा साइन 90 डिग्री। सो साइन 90 किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, साइन 91 के इक्वल हो जाएगा, और एम आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एम आर स्क्वायर आई के इक्वल हो जाएगा। सो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। इट इज रिलेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट्स, ये एंगुलर मोमेंटम के लिए रिलेशन आया। अब एंगुलर मोमेंटम्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दूसरा होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है, देखिए जस्ट लाइक एक मैंने ये पेंसिल लिया, सेम ये कैप है, ये इसके ऊपर इसके को प्लेस किया और ये देखिए एक पॉइंट के गिर्द ये बॉडी मूव कर रहा है, एक पॉइंट के गिर्द बॉडी ये मूव कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम है वो कौन सा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर इस पेंसिल को मैं एक रस्सी से बांध दूँ और इसको ऐसे गोल गोल सर्कल में घुमाऊँ तो तब इसका जो मोमेंटम होगा वो कौन सा होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, जब एक पॉइंट के गिर्द मोशन थी तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और जब पूरे सर्कल में मोशन थी तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव करता है किसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम में ऑर्बिट हमारा क्या करता है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट के गिर्द स्पिन करता है। अब देखिए हमारे पास L इज इक्वल टू आई ओमेगा आया, ये एंगुलर मोमेंटम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, अब हम इस चीज को देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक अगर कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, उस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, तो उसका जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम एक सिस्टम का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो लेट्स सपोज अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो I1 ओमेगा 1 किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, I2 ओमेगा 2। डियर स्टूडेंट्स, इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये एक बोर्ड है, इसके नीचे ये पानी है, इसके अंदर किसी बंदे ने जंप करना है स्विमिंग करते हुए, समरसॉल्ट, ये जो मोस्टली ओलंपिक्स वगैरह में होते हैं। तो ये जब ठहरा हुआ है आदमी इसके ऊपर, तो उसका ये जो आर है ये बड़ा है, बिफोर जंप लगाने से पहले वो खड़ा था, उसका आर बड़ा है, क्योंकि आई क्या होता है हमारे पास, एम आर स्क्वायर। आर बड़ा था उसका इनिशियली,
तो I1 बड़ा था, ओमेगा कम थी, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। I बड़ा था क्योंकि R बड़ा था। I किसके बराबर होता है? mr स्क्वायर। R बड़ा है तो I बड़ा है, I बड़ा है तो ओमेगा छोटा बंदा ठहरा होगा। उसने जंप लगाई है पानी के अंदर और बॉडी को क्लोज कर लिया, अपनी लेग्स को अपने चेस्ट के साथ वो लेके आया। तो जब अपनी लेग्स को वो चेस्ट के साथ भाई लेके आया, तो जो R था वो स्मॉल हुआ, R स्मॉल हुआ तो I स्मॉल हुआ, I स्मॉल हुआ तो ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले और बाद का मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जो डाइवर है जंप करते हुए ऐसे समरसॉल्ट लेते हुए पानी के अंदर इंटर होगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने मोमेंटम के हवाले से डिस्कस किए हैं। आप इस लेक्चर को नोट कर लें अंटिल नेक्स्ट टॉपिक। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अच्छा देखिए, जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं, आप उनको सैटेलाइट कहते हो। जैसा कि चांद है, वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है फिक्स ऑर्बिट में, तो उसको आप सैटेलाइट कह सकते हो। अब वो नेचुरली घूम रहा है ज़मीन के गिर्द, तो आपने उसको नेचुरल सैटेलाइट कहा। लेकिन अगर हम अर्थ के अराउंड किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, ये हमारी अर्थ है, इसके अराउंड हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। उस ऑब्जेक्ट को जब हमने थ्रो किया तो वो इस अर्थ के अराउंड मूव करना शुरू कर दे। अब इस ऑब्जेक्ट को जब हमने थ्रू किया था तो एक वेलोसिटी से थ्रू किया था, वो वेलोसिटी थी क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वजह से ऑब्जेक्ट इस सर्कल के अंदर अर्थ के अराउंड मूव करता है। जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होता है वो ये डिसाइड करती है कि ये अपना इसके ड्यूरेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने आर्टिफिशियली फेंका है ना ज़मीन से बाहर, तो इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे। और ये ज़मीन के गिर्द घूम रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल स्टूडेंट्स पुल की वजह से ये ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड घूमना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो जब ये सर्कल के अंदर घूम रहा होगा, तो जब सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है v² डिवाइडेड बाय r। क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास v² इज इक्वल टू a r। स्क्वायर रूट लें दोनों साइड्स पर, तो v इज इक्वल टू a r। अब इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और वो इक्वल होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a की जगह पे आ जाएगा 9.8 और r की जगह पे आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। ये वो मिनिमम स्पीड है जो रिक्वायर्ड होगी एक सैटेलाइट के, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के मूव करने के लिए यहाँ से अर्थ के अराउंड ऑर्बिट के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास v इज इक्वल टू 7.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड आई। अब हमने ये देखना है कि ये इसके गिर्द मूव करने में कितना टाइम लगाएगा और इसका कितना टाइम पीरियड होगा और इसकी स्पीड का टाइम पीरियड के साथ किस तरह का रिलेशन है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है ये क्या है? हमारे पास s है और s इज इक्वल टू 2πr। s इज इक्वल टू 2πr। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है s इज इक्वल टू vt। अब हमने इस s की जगह पर पुट कर देना है vt को और ये हमारे पास नेक्स्ट साइड पे क्या चीज़ आ जाएगी? 2πr। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय v। मतलब हमारे पास टाइम पीरियड का इन्वर्स रिलेशन है स्पीड के साथ। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्बिट जो है वो बड़े साइज का होगा, मतलब सैटेलाइट ज़मीन से ज़्यादा दूर है, ज़मीन से ज़्यादा दूर है, तो उसको ऑर्बिट में चक्कर कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो स्पीड कम होगी। मतलब जब सैटेलाइट ज़मीन से दूर होंगे उनकी स्पीड कम होगी।
अगर ज़मीन के करीब है, छोटा ऑर्बिट है, जल्दी से चक्कर कंप्लीट होगा, टाइम कम तो स्पीड ज़्यादा। मीन्स टू से अगर सैटेलाइट ज़मीन के पास है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, जैसे जैसे वो ज़मीन से दूर जाता जा रहा है उसकी स्पीड भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि मिनिमम जो ज़मीन से करीब तरीन ऑर्बिट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट का बन सकता है, उसके अंदर क्या टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरीके से आती हैं। पाई की जगह पर 3.14 पुट किया और r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, 6.4 मल्टीप्लाई 10 हैज़ पावर 6। अब हमारे पास जो स्पीड है वो 7.9 मल्टीप्लाई 10 हैज़ पावर 3 थी। डियर स्टूडेंट, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 50-60 सेकेंड्स, तकरीबन 84 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। ज़मीन के गिर्द एक ऑर्बिट में आर्टिफिशियल सैटेलाइट अपना चक्कर कंप्लीट करने में जो वक्त लगाता है वो तकरीबन 84 मिनट के राउंड अबाउट होता है। डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।